आज के इस लेसन में हम बात करेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक पे दो सवाल बनते हैं। एक सवाल वो होता है जब रेंज निकालने के लिए हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और दूसरा केस वो बनता है जब हमसे पूछा जाए कि किसी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में रेंज निकाल दो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि दोनों केसेस में रेंज कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, हमें पता ही है कि अगर हम बात करें किसी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब आपको पता है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, तो हमें पता है कि जो पैराबोला है इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुलेगा। तो पैराबोला का मुंह अगर ऊपर की तरफ खुलेगा तो आपको पता है कि जो वर्टेक्स है नीचे वो मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा वो -d/4 है। किस पे देगा? -b/2a पे वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू क्या देगा? -d/4 है। ठीक, तो अब अगर हम बात करें इस केस में, तो आप लोग देख सकते हो कि इस पैराबोला को देख के आप बता सकते हो कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, ये -d/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी, ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, तो जो एफ एक्स है वो -d/4 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करेगी उसकी रेंज। सिंपल। वहीं पे अब अगर a लेस देन 0 है, तो a लेस देन 0 के केस में क्या हो जाएगा, पैराबोला नीचे की तरफ मुंह करके खुलेगा। तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा तो इस बार वर्टेक्स है ये क्या देगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू देगी। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -d/4 है। तो इस बार जो अपनी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम रेंज है, वो तो क्या है, -इन्फिनिटी है मिनिमम वैल्यू, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपन देख सकते हैं कितनी है, -d/4 है। तो इस केस में हमारे पास जो एफ एक्स की रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -इन्फिनिटी से -d/4 है। तो ऐसे करके हम आसानी से नॉर्मल रेंज निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -d/4a रिस्पेक्टिव केसेस में। अगर हम बात करें पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा तो जो वर्टेक्स है नीचे वाला बिंदु उस पर आएगी मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में -d/4a क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। वहीं पे अगर पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा तो -d/4a क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। और ये दोनों वैल्यूज कहाँ पे आती हैं, जब x का जो कोऑर्डिनेट क्या होता है उस केस में, -b/2a, जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स के नाम से। तो दोस्तों, एक रेंज तो ऐसे निकाली जाएगी। ठीक, तो अगर अपने को कुछ भी नहीं बोला जाए और बोला जाए सिर्फ फाइंड द रेंज ऑफ द एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आगे कोई कंडीशन डिफाइन ना होगी किस सेट में निकालनी है, तो हम यही रेंज का आंसर देंगे ए के साइन के ऊपर। ठीक, आइए दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा केस। तो दोस्तों, अब अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो दूसरा केस है रेंज इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का मतलब यहाँ पे अब हमने x की जो रेंज थी वो यहाँ पे हमने डोमेन थी उसको हमने फिक्स कर दिया कि जो x की वैल्यू है वो x1 से लेके x2 तक ही जाएगी। ठीक, तो इस केस में हमारे पास बनेंगे टोटल दो केस बनेंगे। कैसे, जो हमारी जो वर्टेक्स की वैल्यू थी -b/2a, अगर वो x1 x2 के बीच में लाई नहीं करती है, -b/2a अगर x1 x2 के बीच में लाई नहीं करती है, तो उस केस में जो हमारी रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ f ऑफ x1 या फिर f ऑफ x2। मतलब उस केस में -b/2a वाली वैल्यू का कोई रोल ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में लाई ही नहीं कर रही। तो हमें करना क्या होगा कि x1 और x2 पे जो वैल्यू आ रही होगी उनमें जो छोटी होगी वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और जो x2 पे जो वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन कि x1 पे छोटी आ रही है कि x2 पे बड़ी आ रही है। तो उसके हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम डिसाइड हो जाएगा। पर अगर -b/2a x1 और x2 के बीच में लाई करता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 ये था, x2 यहाँ पे है और -b/2a यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं कि -b/2a इसमें लाई कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अपन देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे आएगी, -b/2a पे ही आएगी। ठीक, तो इस केस में रेंज क्या हो जाएगी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो तो अपनी क्या जाएगी, -d/4 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है अपनी वो अपन देख लेंगे कि f ऑफ x1 पे आ रही है कि या f ऑफ x2 पे आ रही है। ठीक,
तो ये चीज़ अपना हो जाएगा। तो रेंज इस केस में अपने पास अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे x2 पे बड़ी वैल्यू आ रही है और मिनिमम वैल्यू अपनी -d/4a पे थी। तो इस एग्जाम्पल के लिए जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, -d/4a से f(x2). और अगर हम जनरल बात करें तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f(x1), f(x2) और -d/4a में से जो छोटी आएगी वो मिनिमम हो जाएगी, यही चीज़ मैक्सिमम के लिए काउंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर -b/2a x1 x2 के बीच में लाई नहीं करता तो सिर्फ हम f(x1) और f(x2) को ही कंसिडर करेंगे। अगर -b/2a उन दोनों के बीच में लाई करता है तो हम एक वैल्यू f(-b/2a) भी कंसिडर करेंगे, मतलब -d/4a भी कंसिडरेशन में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले तो कि x1 x2 के बीच में -b/2a लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, -d/4a की वैल्यू निकालेंगे, f(x1) की वैल्यू निकालेंगे और f(x2) की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उनमें से देखेंगे कि जो मिनिमम है वो मिनिमम वाली साइड बन जाएगा और जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और उन दोनों के बीच की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेंज। ठीक, तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है और इनकी हमें निकालनी है रेंज। अगर हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो इसमें हमें बोला गया कि y = x² - 3x + 2, जहाँ पे x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कुछ भी डोमेन हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड डोमेन डिफाइन नहीं की गई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में ये x लाई करना चाहिए। तो इस केस में तो हम देखेंगे सीधा किसका, a का साइन देखेंगे। तो हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो मतलब अपना ये जो पैराबोला है ये ऊपर की तरफ खुलेगा। अब पैराबोला का मुंह अगर ऊपर की तरफ होगा तो इसके वर्टेक्स पे क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू ही तो आएगी। तो वर्टेक्स पे जो वैल्यू आती है मिनिमम वो क्या आती है, -d/4a। तो इसके लिए x² - 3x + 2 के लिए जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं -d/4a, जहाँ पे d क्या है, b² - 4ac। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में -b/2a की वैल्यू तो आ रही है 3/2 और -d/4a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/4। तो हम कह सकते हैं कि जब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -d/4a, जो कि है -1/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस केस में इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1/4 से इन्फिनिटी। ठीक, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दोस्तों अब अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे है y = -x² + 5x - 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो a कोफिशिएंट है वो क्या है, नेगेटिव। कोफिशिएंट नेगेटिव मतलब पैराबोला का मुंह किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ। पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ रहेगा तो मतलब जो वर्टेक्स है वो क्या देगी, इस बार मैक्सिमम वैल्यू देगी। तो इस बार हम कह सकते हैं कि जो -d/4 है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो 13/4 अपनी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इस केस में, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि ये -इन्फिनिटी चलता हुआ ग्राफ आ रहा है और 13/4 तक ऊपर इंक्रीज कर रहा था। ठीक, अब अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, तो थर्ड में आप देख सकते हो y = x² + x + 1। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका कोफिशिएंट क्या है, a 1 है, क्या है, पॉजिटिव, मतलब पैराबोला का मुंह क्या होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। ऊपर की तरफ खुलेगा तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, वर्टेक्स पे क्या आएगी, -d/4a। तो हमने क्या किया, -d/4a निकाला, वो कितना आया, 3/4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये अपनी रेंज आ गई। ठीक, आइए दोस्तों अब देखते हैं और एग्जांपल्स। तो दोस्तों जो पिछला एग्जांपल था उसमें हमने देख लिया कि जब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं हो तो उस केस में हम कैसे करते हैं। तो उस केस में तो सिर्फ हमें देखना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू -d/4a हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ है तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू -d/4a हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाएगी। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब अगर ये देखते हैं कि यहाँ पे डोमेन हमने रेस्ट्रिक्टेड कर दी तो इस केस में कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड रेंज ऑफ
y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जहाँ पे x कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से 2, जहाँ पे x की जो वैल्यू जो अपन ले सकते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -2 से 0 तक। ठीक, तो दोस्तों -2 से 0 तक लेनी थी। ठीक, ये हमें बोला गया है। तो अब करेंगे कैसे? अब हम सबसे पहले अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की बात करें तो इसका हम देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कोफिशिएंट है, मतलब जो इसका जो पैराबोला है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा मुंह इसका। तो हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही थी इसकी, अपने को बात किस में करनी थी, 0 से 2 के लिए बात करनी है ना। तो हमने देखा कि इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 1। आप एक्स की जगह 0 रख के देखो तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। आप एक्स की जगह 2 रख के देखो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 7। तो अपने को सिर्फ यही इंटरवल में इन्होंने बात करने के लिए बोला। ठीक, तो इस इंटरवल में हम देख सकते हैं कि जो ये मिनिमम वैल्यू आती -b/2 है, ये तो इस इंटरवल में ला ही नहीं कर रहा 0 से 2 के बीच में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 1 से 7, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमें कंसिडर ही नहीं करनी, हमें तो बात 0 से 2 की करनी है। तो 0 पे मिनिमम वैल्यू 1 है और 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 7 है। क्यों? क्योंकि -b/2 है, x1 x2 के बीच में ला ही नहीं कर रहा। ठीक, अब अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे केस में, अब अगर हमारे पास है f ऑफ -2 इक्वल्स टू 3 है, f ऑफ -2 की वैल्यू अगर हम देखें तो वो 3 है। तो अब अगर अपन इंटरवल चेंज करें, इस बार अपन -2 से 0 के बीच में बात करें, तो हम देख सकते हैं कि इस बार -2 से 0 के बीच में ये -b/2 वाली वैल्यू लाई करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी, 3/4। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इस इंटरवल की, इतने इंटरवल की, तो इस इंटरवल में हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, वर्टेक्स पे ही आ रही है, 3/4। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम देख सकते हैं किस पे आ रही है, -2 पे। तो मतलब हमको चेक किस पे करना है, सिर्फ एक तो बाउंड्री पॉइंट पे चेक करना है और एक हमें वर्टेक्स पे चेक करना है। तो यहाँ पे -2 और 0 पे हमने चेक की, -2 पे वैल्यू थी 3, 0 पे वैल्यू है 1 और वर्टेक्स पे चेक की तो 3/4। तो आप बताइए 3/4, 1 और 3 में कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, 3/4, और कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, 3। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 से 3। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग पार्ट थे। पहला पार्ट था जहाँ पे अपने को 0 से 2 वाले में बात करनी थी, तो 0 से 2 में -b/2 ये लाई ही नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर ली। तो 0 पे वैल्यू 1 आई थी और 2 पे वैल्यू 7, तो इनमें से छोटी कौन सी, 1। तो ये क्या हो जाएगी, मिनिमम। बड़ी कौन सी, 7, तो ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ऐसे करके हम जो हमारे डोमेन वाले क्वेश्चन होते हैं, फिक्स डोमेन वाले, उन क्वेश्चंस को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब दोस्तों अपन देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं कि हमें बोला गया है कि इफ़ c is greater than 0 and ax square plus 2bx plus 3c equals to 0 does not have any real root, then prove that 4a minus 4b plus 3c greater than 0 and a plus 2b plus 6c greater than 0। तो दोस्तों ये एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम है जो यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि c ग्रेटर देन 0 है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हमें ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c इक्वल्स टू 0, इसके लिए हमें बोला गया है कि इसका कोई रियल रूट नहीं है। कोई रियल रूट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, d लेस देन 0। तो यहाँ पे अपन d लेस देन 0 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो -d/4a वाली वैल्यू थी, -d/4a वाली वैल्यू हम देख सकते हैं क्या है, ग्रेटर देन 0। -d/4a की जो वैल्यू आती है वो क्या, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि d नेगेटिव है तो a की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना। क्यों, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो इससे हम कह सकते हैं कि a पॉजिटिव है, ये चीज़ हमने निकाल ली। a पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ऐसे केसेस में अपने को सोल्व करते टाइम करना क्या होता है कि ग्राफ तो अपना ऊपर की तरफ खुलेगा, तो जो f(x) है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, इसमें हमें x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे अपने को ऐसा कोई रिलेशन मिले। ठीक,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम x की जगह -2 रख दें तो क्या होगा, -2 रख देंगे तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा 4a-4b + 3c, यही आएगा ना। और हमने देख लिया था कि अपना c पॉजिटिव है, तो ये जो अपना ग्राफ है ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है, तो ये जो अपना ग्राफ है ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, ठीक, क्योंकि -d/4a पॉजिटिव था। तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ की हेल्प से कि f(-2) अपना क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक, f(-2) अपना पॉजिटिव ही आएगा। और क्वेश्चन में पहले पार्ट में हमें क्या पूछा है, f(-2) की वैल्यू ही तो पूछी है, तो हमने कह सकते हैं कि ऐसा ग्राफ के देख के कि 4a-4b + 3c क्या आएगा, >0 ही आएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट इतना है कि हमें x की जगह कुछ भी देखना पड़ता है कि वैल्यू रखिए कि जिससे हमें कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाए, ठीक। कई बार हमें उसको थोड़ा बहुत कन्वर्ट भी करने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की। तो दोस्तों अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि a + 2b + 6c > 0 प्रूव करो, ठीक। तो a + 2b + 6c हमें > 0 प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमारे पास एक इक्वेशन तो है कि a/2 + b + 3c, हमने किया क्या, a + 2b + 6c प्रूव करना, तो हमने क्या किया, इसका आधा ले लिया, a/2 + b + 3c, ये हमने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक। अब अगर हम इसमें से बात करें f(½ निकालें, f(½ x की जगह क्या रखना है, हाफ, तो x की जगह हम हाफ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a/4 + b + 3c > 0, a/4 + b + 3c > 0, ये हमारे पास आएगा, ठीक दोस्तों। तो a/4 + b + 3c > 0 है, तो आप बताइए कि इसमें अगर हम a/4 और ऐड कर दें तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्यों, क्योंकि a अपना क्या था, पॉजिटिव था। ध्यान से सुनिएगा, a/4 + b + 3c क्या था, पॉजिटिव, हमने प्रूव किया, क्यों, क्योंकि f(½ पॉजिटिव है। इसमें हमने a/4 और ऐड किया, a पॉजिटिव था तो a/4 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी आपस में क्या होंगी, पॉजिटिव ही निकलेंगी। तो इसका मतलब हम कह पाएंगे कि जो a/2 + b + 3c है ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को हम दुगना कर देंगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगी। तो ऐसे करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जो a + 2b + 6c है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। तो दोस्तों इस हिसाब से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि अपन x की जगह क्या वैल्यू रखें ताकि अपने को कुछ ऐसा मिलता जुलता एक्सप्रेशन मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा, आपको दोनों तरीक़ों से रेंज निकालनी आ गई होगी और आपको ये इस टाइप की प्रॉब्लम भी अच्छे से करनी आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।